औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशियोलॉजी की बुक में मोस्ट फेवरेट टॉपिक, ऐसा टॉपिक जिस पे आप घंटों बोल सकते हैं। हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है रिलीजन, मज़हब की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट इमाइल डर्खेम स्टेटेड दैट रिलीजन इन्वॉल्व्स अ थिंग दैट सरपास द लिमिट्स ऑफ आवर नॉलेज। We define most objects, events, or experience as profane, from letting meaning outside the temple, included as any ordinary elements of everyday understanding life. मतलब इमाइल रखेम ने ये कहा था कि जो मजहब है, थिंग्स दैट सरपास द लिमिट्स ऑफ आवर नॉलेज, कि जब भी हम मज़हब की बात करते हैं, जब भी हम मज़हब के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा हमारा जो नॉलेज है वो ख़त्म हो जाता है, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो थिंकिंग लेवल है वो ख़त्म हो जाता है। हम इस पे बाज़ दफ़ा मतलब हमारे पास इसका आंसर ही नहीं होता कि हमने कुछ चीज़ों को एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करना है और करना ही है, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होती। इस तरह हम जब मज़हब की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम प्रोफेन का वर्ड यूज़ हुआ है, लेटिन वर्ड आउटसाइड द टेम्पल, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम सी चीज़ें हैं, टेम्परेरी सी चीज़ें हैं, मतलब ऑर्डिनरी सी चीज़ें हैं, और हमारी लाइफ में इर्द गिर्द से होती वो मज़हब से रिलेटेड ही हैं, लेकिन वो आम सी चीज़ें होती हैं। इस तरह दूसरी जो टर्म है, बट वी आल्सो कंसीडर सम थिंग्स सेक्रेड, सेट अपार्ट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इंस्पायरिंग एव एंड रिस्पेक्ट। मतलब कुछ चीज़ों को हम बिल्कुल सेक्रेड कंसीडर करते हैं, उससे मतलब हमें वो रिस्पेक्ट वाला भी आ जाता है, थोड़ा डर और खौफ वाला भी आ जाता है। जिस तरह से हम बात करते हैं कि अगर आपने मस्जिद में जाना है तो जूते उतार के जाना है, अगर आपने मंदिर में जाना है तो जूते उतार के जाना है, अगर आपने गुरुद्वारे में जाना है तो आपने सर पे रुमाल या कपड़ा बांधना है। तो और वो जो कपड़ा है वो आप उस कपड़े से आप हाथ मुंह नहीं धो सकते, उस कपड़े से आप अपने पाँव को साफ नहीं कर सकते। इस तरह आपने अगर मस्जिद में जाना है तो आपके पाँव साफ सुथरे होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। इस तरह मतलब बाइबल है, कुरान पाक है, हिंदुओं की गीता है। तो इस तरह से मतलब ये चीज़ें हैं जो सेक्रेड थिंग्स हैं, जिनके मतलब आप कहते हैं कि यार इस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जिन पे आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो रिलीजन की हम डेफिनेशन देखते हैं कि रिलीजन इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्विंग द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन द सेक्रेड। द सेक्रेड इज एम्बॉडीड इन द रिचुअल्स और फॉर्मल सेरेमोनियल बिहेवियर, कि आप कौन सी चीज़ सेक्रेड है, किस चीज़ को आपने फॉर्मली सेलिब्रेट करना है, ये आप खुद से डिसाइड करते हैं। या रिलीजन में जो आपका मतलब जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, वही आपको बताते हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये चीज़ें इस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बेसिकली बिलीफ सिस्टम है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको आपने प्रैक्टिकली चीज़ों को करना होता है। तो ये तो है रिलीजन और उसकी डेफिनेशन के हवाले से। अब हम जब भी हम बात करते हैं रिलीजन की, तो हम फंक्शंस की बात करते हैं। हम इसमें अपनी 3 थीरीज़ को डिस्कस करेंगे, तीनों पैराडाइम्स को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम, कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम। अब जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस की बात करते हैं, तो डरखेम ने यह कहा था कि सोसाइटी हैज़ अ लाइफ एंड पावर ऑफ इट्स ओन फर्दर देन द लाइफ ऑन इंडिविजुअल। भाई सोसाइटी की अपनी एक लाइफ है, सोसाइटी की अपनी एक पावर है। अगर इंडिविजुअल ये कहते हैं कि नहीं हमारी पावर है, सोसाइटी की नहीं है, नहीं, सोसाइटी की अपनी एक पावर है। इन अदर वर्ड सोसाइटी इटसेल्फ इज गॉड लाइक, शेपिंग द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स एंड लिविंग ऑन बियॉन्ड देम। भी सोसाइटी ही हमारी लाइफ को शेप कर रही है। अगर हम कहें जी नहीं हम सोसाइटी को शेप करते हैं, हम सोसाइटी को चलाते हैं, नहीं नहीं नहीं, सोसाइटी का अपना पैटर्न है, अपना स्ट्रक्चर है, और सोसाइटी गॉड लाइक है, उसी ने ही हमें चलाना है और हमें उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। Practicing religion, people celebrate the awesome power of their society. No wonder people around the world transform certain everyday objects into sacred symbols of their collective life. Members of the technological simple societies do this with a totem, an object in the natural world collectively defined as sacred. मतलब टोटेम एक नेचुरल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हो सकती है, लोग उसको डिफाइन करते हैं सेक्रेड के तौर पे। वो चांद हो सकता है, वो सूरज हो सकता है, वो आग हो सकती है, वो एक मंदिर में रखा हुआ बुत हो सकता है, वो एक मस्जिद हो सकती है, एनीथिंग एल्स। लोग उसको, जो सोसाइटी के लोग उसको कंसीडर करते हैं सैक्रेड के तौर पे, और उसकी आप मतलब पूजा करना शुरू कर देते हैं, आप उसकी इबादत करना शुरू कर देते हैं। अब
ये देखें कि जिस तरह यहाँ पे एक फ्लैग की एग्जांपल दी गई है कि फ्लैग भी तो एक टोटेम है ना, एक मतलब नेचुरल ऑब्जेक्ट से वो चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन आप फ्लैग को उस तरह से फाड़ नहीं सकते, आप उसको नीचे बिछा के आप उस पर बैठ नहीं सकते। अगर वो नीचे पड़ा होगा तो आपने उसको उठा के उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको एक अच्छी जगह पे रखना है। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम के अंडर ही हम जब फंक्शंस ऑफ रिलीजन की बात करते हैं तो इस्टेब्लिश द सोशल कोहेजन, प्रोमोटिंग द सोशल कंट्रोल, प्रोवाइडिंग द मीनिंग एंड पर्पस। देखें जी, सोशल कोहेजन भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है कि रिलीजन लोगों को यूनाइट करता है। अगर लोगों के मतलब वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स को आप मेंटेन करते हैं सोसाइटी के अंदर। सोशल कंट्रोल भी है कि आप जो लोग मज़हब से रिलेटेड होते हैं उनको मतलब डे ऑफ जजमेंट का डर होता है कि मरने के बाद अगर कब्र का अज़ाब आ गया, या मतलब मेरा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मेरे साथ क्या हो सकता है कि अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा, मेरे अगर पाप कम होंगे, मेरे गुनाह कम होंगे, तो इस तरह से सोसाइटी रिलीजन क्या करता है, सोसाइटी के अंदर बेसिकली क्राइम को, डेविएंस को, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको अपनी लाइफ में एक मीनिंग और पर्पस देता है कि नहीं यार, मैंने अच्छा काम भी करना है, इस सोसाइटी का मैंने एक फ्रूटफुल मेंबर भी बनना है, मैं अपने अपना पॉजिटिव इमेज भी मैंने इस सोसाइटी में अपना मेंटेन रखना है। और आपको एक पता होता है कि यार मैंने ये प्रैक्टिस करनी है, मैंने हफ्ते में एक दफ़ा चर्च जाना है, या मैंने हफ्ते में एक दफ़ा मंदिर जाना है, या मैंने डेली 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। मतलब आप एक रूटीन में आते हो, आपको एक मीनिंग और पर्पस मिलता है अपनी लाइफ के अंदर। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड पैराडाइम है, कंस्ट्रक्टिंग द सैक्रेड द सिंबॉलिक इंटरेक्शन एनालिसिस। अब ये देखें कि फ्रॉम अ symbolic interaction point of view, religion, like all of society, is socially constructed, although perhaps with divine inspiration. Through the various rituals, from daily prayer to annual religious observance, such as Easter, Passover, or Ramzan, people sharpen the distinction between the sacred and the profane. Peter Berger claims that placing our small, brief lives with some cosmic frame of reference gives us the appearance of ultimate security and permanence. ये जो कॉस्मिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि इतनी बड़ी दुनिया के अंदर आप क्या करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के रिचुअल्स को आप सेलिब्रेट करते हैं। किस लिए सेलिब्रेट करते हैं कि आपको आपकी फीलिंग्स आती हैं कि अल्टीमेट सिक्योरिटी का और आपको परमानेंस का एक सिक्योरिटी आती है कि नहीं यार, मतलब मेरा नेचर के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इस बहुत बड़ी नेचर के अंदर, अगर मुझे अल्लाह पाक ने पैदा किया है, मैं इस दुनिया के अंदर आ गया हूँ, तो मैंने चीज़ों को सेलिब्रेट करना है, मैंने चीज़ों को सिंबलाइज करना है, क्योंकि आप इस कॉस्मिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने अपने आप को कहीं फिट तो करना है, और उस फिट करने के लिए सेलिब्रेशन की भी ज़रूरत है, किसी न किसी सेरेमनी की भी ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैरिज की एग्जांपल दी गई कि मैरिज देखें ना, मैरिज भी तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही तो है कि लोग सोशली एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कोई फेरे ले लेता है, कोई मतलब किस कर लेता है, चंद वर्ड्स मुंह से बोल लेता है, कुछ कुरान पाक की आयात पढ़ के आपका निकाह हो जाता है, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आप जब तक अच्छे तरीके से दोनों पार्टनर्स रहते हैं तो वो शादी चलती रहती है। अगर दोनों पार्टनर्स एक एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से नहीं रहते तो अल्टीमेटली क्या होता है, डिवोर्स हो जाती है। इस तरह अगर आपने नेचर के साथ अपने रिलेशन को, अपने सिस्टम को बैलेंस करके चलना है और मेंटेन करके चलना है, तो आपको उसके साथ एक रिलेशनशिप को भी कायम करना पड़ेगा, और वो रिलेशनशिप डेफिनेटली रिलीजन के ज़रिए ही वो आपका रिलेशनशिप कायम होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है सोशल कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, इनइक्वालिटी एंड रिलीजन। अब जब भी इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जब भी हम स्टेटस को की बात करते हैं, तो वहाँ पे कार्ल मार्क्स का जिक्र तो लाजमी आएगा कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम में। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि इस सोसाइटी में अब होता क्या है कि आप क्या करते हैं कि रिलीजन को एज अ प्ले कार्ड, जो लीडर होते हैं या जो आपके रिलीजियस लीडर्स हैं या जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो रिलीजन को एज अ प्ले कार्ड के तौर पे यूज़ करते हैं। वो कहते हैं जी नहीं, रिलीजन जो है ना, अगर आपको इस दुनिया के अंदर कोई इनइक्वालिटी है तो कोई बात नहीं है, एट द डे ऑफ जजमेंट जब आप मर जाएंगे आपको जन्नत मिल जाएगी, या मतलब आपके जो यहाँ पे जो आपने दुख सह लिए वो उनका बदला आपको क़यामत के दिन मिल जाएगा, और आपके साथ जो मामलात अल्लाह ताला जो मामलात हैं वो उन मामलात में आसानी हो जाएगी। पैट्रियार्की का जो सिस्टम है वो भी रिलीजन कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है कि मर्द को ज़्यादा अहमियत हासिल है, औरत को कम अहमियत हासिल है। और इस तरह से कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि बेसिकली रिलीजन क्या करता है
कि जो बड़े लोग हैं, जो आपके लीडर्स हैं, वो आपको मैनिपुलेट करते हैं और आपको मतलब इट इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल। मतलब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये लाइक जो रिलीजन है ये ड्रग के तौर पे, ओपियम यू नो कि ये ड्रग के तौर पे यूज़ होती है कि आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, कोई इनइक्वालिटी मतलब अगर आपके साथ हो रही है, तो आप कहते हो कि नहीं मतलब बाद में इसको देख लेंगे, जब हम सारे मर जाएँगे तो उसके बाद इसका भी हिसाब किताब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में हल्का-हल्का सा मैं टच दे रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को। सबसे पहले चर्च आ जाता है। जब चर्च की हम बात करते हैं कि चर्च एज़ अ टाइप ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ वेल इंटीग्रेटेड इनटू द लार्जर सोसाइटी। क्योंकि लार्जर सोसाइटी में ये वेल इंटीग्रेटेड मतलब चर्च होता है। चर्च लाइक ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली परसिस्ट फॉर सेंचुरीज एंड इंक्लूड द जनरेशन ऑफ द सेम फैमिलीज। Church have well established rules and regulations and expect the leaders to be formally trained and ordinate। कि जो भी चर्च का एक पॉप होता है उससे मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये ट्रेंड होगा, वेल एजुकेटेड होगा, इसको मजहब का, दीन का मुकम्मल पता होगा। और ये सोसाइटी के अंदर मतलब एक सिंबल के तौर पे एक बिल्डिंग भी बनाई जाती है, उसमें लोग प्रॉपर जाते हैं, वहाँ पे प्रेयर होती है। तो ये चर्च का मतलब कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद है हमारे पास सेक्ट। The second general religious form is a sect, a type of religious organization that stands apart from the larger society। ये लार्जर सोसाइटी से स्टैंड अपार्ट होता है। मतलब चर्च जो होता है वो लार्जर सोसाइटी का पार्ट होता है, लेकिन सेक्ट लार्जर सोसाइटी का पार्ट नहीं होता। सेक्ट मेंबर्स हैव रिजिड रिलीजियस कन्विक्शंस एंड डिनाई द बिलीफ ऑफ द अदर्स। वो उनके अपने रिजिड किस्म के बिलीफ होते हैं और दूसरों के बिलीफ को वो रिजेक्ट कर देते हैं। कंपेयर टू द चर्चेज विच ट्राई टू अपील एवरीवन, द टर्म कैथोलिक आल्सो मींस यूनिवर्सल। A sect forms an exclusive group. To members of a sect, religion is not just one aspect of life, but a firm plan of living। वो कहते हैं कि रिलीजन या जो चर्च वाले हैं ना, वो ये कहते हैं कि रिलीजन आपकी लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन सेक्ट वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, सारी की सारी जो आपकी ज़िंदगी है वो बेसिकली मजहब ही है। इससे हट के आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने मजहब को ही फॉलो करते रहना है। उसके बाद हम बात करते हैं कल्ट की। अ कल्ट इज़ अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ लार्जली आउटसाइड अ सोसाइटी कल्चरल ट्रेडिशंस। अब क्या है कि कल्चरल ट्रेडिशन से हट के जो कल्ट होता है वो आपका ऐसा मजहबी एक इदारा होता है जो कि आपकी बड़ी सोसाइटी में जो आपके कल्चर नॉर्म्स होते हैं, जो कल्चर ट्रेडिशन होता है, उनसे हट के ये लोग काम करते हैं। अ कल्ट टिपिकली फॉर्म अराउंड अ हाईली करिज्मेटिक लीडर हु ऑफर्स अ कंपेलिंग मैसेज अबाउट अ न्यू एंड वेरी डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। एज मैनी एज 5000 कल्ट्स एग्जिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। अब ये देखें कि अब क्या होता है कि एक आदमी है जो बहुत अच्छा बोल लेता है, वो एक स्कॉलर है, वो लोगों की साइकी को समझ गया है। अब लोग, वो उसको पता है कि मैंने इस वक़्त क्या बोलना है और कैसा बोलना है, तो वो एक कल्ट बन जाता है। लोग उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं, लोग उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह भई हमारे यहाँ सिस्टम है, पीरी-फ़कीरी का सिस्टम है, एक पीर साहब हैं, दूसरे पीर साहब हैं, चौथे पीर साहब हैं, हज़ार पीर साहब बन के हर बंदा उन पीर साहब को फ़ॉलो कर रहा है। किसी ने उस तरह की पगड़ी पहन ली, किसी ने उस तरह का जुब्बा पहन लिया, किसी ने उस तरह की दाढ़ी रख ली, किसी ने उस तरह के कपड़े पहन लिए। तो ये सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है, ये सारे क्या हैं? कल्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड रिलीजन। जो हमारे पास हैं दुनिया के अंदर जो बड़े-बड़े मज़हब हैं, उनको भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। क्रिश्चियनिटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे जो पुराना मज़हब है वो क्रिश्चियनिटी है। 2 बिलियन फॉलोअर्स हैं, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना इसकी क्रिश्चियंस हैं। और 80% ऑफ द यूरोप इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द कनाडा आइडेंटिफाइड विद क्रिश्चियनिटी। अब देखेंगे जब भी मतलब कॉलोनियलाइजेशन की वजह से क्रिश्चियंस ने मतलब अपने उस मज़हब की मतलब तबलीग बहुत ज़्यादा की, उसको स्प्रेड किया। और उसके नतीजे में आप देखें कि हमारा जितना भी ये कैलेंडर चलता है ये आफ्टर मतलब ये क्रिश्चियनिटी के ही मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का ही कैलेंडर चलता है। ये 500 साल पुराना इनका पास्ट है। तो क्रिश्चियनिटी हो गई। उसके बाद हम देखते हैं इस्लाम। अब क्रिश्चियनिटी के बाद दूसरे नंबर पे इस्लाम आता है, 1.6 बिलियन इसके फॉलोअर्स हैं और 1/4 ऑफ ह्यूमैनिटी का ये पार्ट है। फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड द मुस्लिम्स। और ये ज़्यादातर मिडल ईस्ट में ये लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा अरब के अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर भी ये लोग पाए जाते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में जो मुस्लिम्स हैं वो क्रिश्चियन से ज़्यादा बढ़ जाएँ, क्योंकि मुस्लिम्स में जो है ना जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है। मुस्लिम्स मतलब 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे आराम से पैदा कर लेते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इस्लाम जो है या मुस्लिम्स जो हैं वो क्रिश्चियन से बढ़ जाएँ। उसके बाद जुडिज़्म है।
Judaism, 15 million followers are mainly in Israel and the United States. Jewish belief rests on the treaty between the God and his chosen people, embodied in the Ten Commandments and the Old Testaments of the Bible. Judaism is the world's oldest monotheistic religion, डेटिंग बैक nearly 4000 ईयर्स. मतलब सबसे पुराना ये मज़हब है, 4000 साल पुराना मज़हब है. इसके जो फॉलोवर्स हैं वो एक खुदा पे यकीन रखते हैं, और इनका आपस में इनकी मतलब जो मशहूर किताब है ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल, ये उसको फॉलो करते हैं. 15 मिलियन के करीब ये लोग हैं. ज़्यादातर ये लोग इसराइल में हैं और यूनाइटेड स्टेट में ये लोग पाए जाते हैं. उसके बाद हमारे पास है हिंदुज़म. Hinduism is the oldest of all the world religions, originating in the Indus River Valley about the 4500 years ago. Today there are about 870 million Hindus, which is almost 14% of the world people. ग्लोबल मैप हमें शो भी करता है इस तरह की चीज़ें कि हिंदुज़म जो है ना वो ईस्टर्न रिलीजन के अंदर ज़्यादातर है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर है, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया के अंदर भी हिंदू बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. 870 मिलियन मतलब इसके लोग अभी भी हिंदुज़म को हैं जो वो फॉलो करते हैं. हिंदू सी गॉड एज अ यूनिवर्सल मॉरल फोर्स रेदर देन अ स्पेसिफिक बीइंग एंड बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ धर्म एंड कर्मा. धर्म एंड कर्मा का वर्ड आपने बार बार सुना होगा. धर्म मीन्स कि आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है. जब आप उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी पूरी कर रहे होते हैं तो इन रिटर्न जो कर्मा होता है, द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन सोल, तो आपको उसका कर्म मिलता है, आपको उसका फल मिलता है. लोग आपकी मतलब स्पिरिचुअली आपकी हेल्प हो जाती है. तो ये तो हो गया हिंदुज़म. और हमारे पास आगे है, हमारे पास है जनाब वाला बुद्धिज़्म. 2500 ईयर्स अगो द रिच कल्चर ऑफ द इंडिया गेव राइज टू द बुद्धिज़्म. बुद्धा, ये आपने वर्ड सुना होगा. Today, some 380 billion people, or 6% of humanity, are the Buddhist, and almost all live in Asia. Buddhists are the majority of the population in Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, या Burma, Thailand, Cambodia, Laos, and Japan. Buddhism is also widespread in India and the People Republic of China. Buddhism has much in common with Hinduism. It is recognized to recognize no god of judgment, sees each daily action as having the spiritual consequences, and believe in the reincarnation. But like the Christianity, Buddhism has origin in the life of one person. Buddhism, अब ये देखें कि 380 मिलियन लोग अभी भी इसके अंदर हैं. बुद्धिस्ट जो है ना मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, ख़ासतौर पे एशिया के अंदर पाए जाते हैं. ये इस तरह से खुदा को नहीं मानते, बल्कि ये अपनी डेली लाइफ में जो उनके डेली बेसिस के एक्शंस होते हैं उन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं. उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है ना सबसे बड़ा जो मज़हब है वो है कन्फ्यूशनिज्म. फॉर अबाउट 200 BCE until the beginning of the 20th century, the Confucianism was a state of church, ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द चाइना. मतलब ये स्टेट ऑफ चर्च था, ये चाइना का एक ऑफिशियल मज़हब था. लेकिन क्या हुआ कि 1949 के एवोल्यूशन के बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ द न्यू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रिप्रेस्ड ऑल द रिलीजियस एक्सप्रेशन. उन्होंने कहा जी 1947 के 49 के बाद जब चाइना आज़ाद हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी आई, तो उन्होंने कहा जी हमारा कोई भी स्टेट मज़हब नहीं है. तो कन्फ्यूशनिज्म को वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया. चाइना इज़ स्टिल होम टू कन्फ्यूशन थॉट. Although Chinese immigration has spread this religion to the other nations in the Southeast Asia, only a small number of people who follow the Confucius live in the North America. तो ये चाइना के अंदर मतलब अभी भी कन्फ्यूशनिज्म को फॉलो किया जाता है, या जिस तरह नॉर्थ अमेरिका के अंदर या कहीं ना कहीं मतलब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर थोड़ा सा इस मज़हब को फॉलो किया जाता है, कन्फ्यूशनिज्म को. तो स्टूडेंट्स, बड़ा ही स्पीडी मैंने इस लेक्चर को कवर करने की कोशिश की है. होप सो कि आपका ये जो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में, तो आपका रिलीजन के हवाले से इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने इसमें छोड़ दी हो. मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप इसको कवर करने की कोशिश करूं. अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को आप लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें. ये मेरा राइट बनता है आप लोगों के, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.